नैथानी और आप देख रहे हैं 10 में है दम। क्या है कुछ खास 10 में है दम में? आइए फटाफट से एक नजर इस पर डाल लेते हैं। आज हम सबसे पहले 10 में है दम में बात करेंगे सलमान खुर्शीद की उस किताब की जिसके जरिए उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगला है, करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके अलावा हम बात करेंगे नवाब वर्सेस फडणवीस की आपसी लड़ाई की, जो कि अब कोर्ट की चौखट तक आ चुकी है। इसके अलावा हम बात करेंगे उस चेतावनी की भी जिसके बाद इस्लामाबाद और बीजिंग के कान खड़े हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े मुद्दे उठाता है, तो आप भी अपनी बात, अपनी आवाज उठाइए अपनी भाषा में और इसे आप रखिए कू ऐप पर। आपके जो भी विचार हैं आप उसे रख सकते हैं कू ऐप के जरिए। अब आपको बताते हैं कि हमारा आज का सवाल आखिर क्या है। हमारा आज का सवाल ये है कि ड्रग्स की रैकेट को खत्म करने की राह में क्या सियासत सबसे बड़ा रोड़ा है? आप इस पर अपने जवाब दे सकते हैं। लेकिन आइए 10 में है दम में सबसे पहले हम बात करते हैं सलमान खुर्शीद की उस किताब के बारे में जिसके बाद बवाल मचा हुआ। मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद नशे में किताब लिखे। जो आत्मा है हिंदुस्तान की, उसके साथ कोई खिलवाड़ करता हुआ दिखेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मैं कहूंगा हिंदुस्तान में जन्म हुए हर व्यक्ति के ऊपर गाली है। खुर्शीद की किताब जिहादी पन्नों पर विवाद। ये कौन सा पॉलिसी है? उसी पार्टी के व्यक्ति से कहलवाए कि हिंदुत्व आईएस की तरह है। आतंकी संगठन बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना। हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ना ये देश के लिए शर्मनाक है। नफरत वाली राजनीति पर गरमाई सियासत। मेरा हिंदू धर्म वो नहीं है जो आरएसएस बताती है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से कर सियासी बवाल मचा दिया है। सलमान खुर्शीद ने अपनी डूबती सियासी नैया को बचाने के लिए हिंदुत्व को निशाना बनाया। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईसिस से की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी किताब हिंदुत्व को जिहादी संगठन बोको हरम जैसा बताया। Why can't I say that? Because they have a monopoly on Hinduism. My answer is you don't have a monopoly. You are destroying Hinduism. That's why I said those of you who are taking part in this are destroying Hinduism. सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब के 6 नंबर चैप्टर का नाम सैफ्रन स्काई यानी भगवा आसमान दिया है। किताब के 113 नंबर पेज पर सलमान खुर्शीद लिखते हैं, सनातन धर्म और हिंदुत्व जिसे साधु संत जानते हैं, उस हिंदुत्व को आक्रामक हिंदुत्व ने पीछे धकेल दिया है। ये एक प्रकार से हिंदुत्व का राजनीतिक रूप है जो जिहादी इस्लामिक ग्रुप बोको हरम और आईसिस जैसा है। उसको गाली गलौज करना, आरोपित करने का फैशन उनका चला आ रहा है। इसलिए हिंदुत्व पर कीचड़ उछालना, उसको बदनाम करना, यह गांधी का भी अपमान है, भारत का भी अपमान है। मेरा हिंदू धर्म वो नहीं है जो आरएसएस बताती है। ये खुद ठेकेदार बनकर आ जाएं और कहें ये है हिंदू धर्म तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा हिंदू धर्म मैं जानता हूँ, 4-5 हजार साल पुरानी संस्कृति है मेरा हिंदू धर्म, और उसमें मैं किसी को ठेकेदारी करने नहीं दूंगा। सवाल उठ रहा है कि हिंदुत्व पर इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? हिंदुत्व पर हुए हमले पर पार्टी हाईकमान खामोश क्यों है? बीजेपी ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। कि जो हिंदू वर्ग है वो कट्टरपंथी है, उसकी तुलना आईसिस और बोको हरम से होनी चाहिए। और अगर आप चुप रहती हैं, यह आपका अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन कोई शक नहीं रह जाएगा कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है, हिंदुओं से नफरत करना। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से कर 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया हो। इससे पहले कांग्रेस नेता सुशील शिंदे, चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह भी इस तरह का बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुके हैं। सलमान खुर्शीद अपनी किताब को लेकर कानूनी दांवपेच में फंस गए हैं। मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। हिंदुत्व क्या है उसके बारे में जरा पढ़े, जानकारी ले, और कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन ने कहीं बम विस्फोट किया है इसका अभ्यास करे।
सलमान खुर्शीद इनकी वक्तव्य का इन्होंने जो लिखा है उस किताब में, उसका मैं निषेध करती हूँ। हिंदुत्व पर निशाना साधकर सलमान खुर्शीद की किताब चर्चा में तो आ गई, लेकिन यह विवाद कांग्रेस पार्टी का कौन सा सियासी रंग दिखाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर बोको हरम की तुलना क्यों की जा रही है हिंदुत्व से? आइए जरा आपको उस बोको हरम के इतिहास के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही धर्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ अत्याचार किए गए, कत्लेआम किए गए। जरूरी है इसके इतिहास को जानना भी, जिसकी हिंदुत्व से तुलना की जा रही है। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर सियासी घमासान जारी है। सलमान खुर्शीद ने किताब के 6ठे चैप्टर में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से की है। अब आपको बताते हैं बोको हरम के बारे में। बोको हरम नाइजीरिया का आतंकी संगठन है। इसका गठन साल 2002 में हुआ। इस्लामिक कट्टरपंथ और शरिया का घोर समर्थक ये है। इस्लाम नहीं मानने वालों का विरोध करता है। पश्चिमी संस्कृति का घोर विरोधी है। कई आतंकी हमलों में हजारों लोगों की जान ले चुका है। स्कूली बच्चों के अपहरण में शामिल रहा है। बोको हरम के बाद अब आपको आईसिस के खूनी खेल के बारे में बताते हैं। आईसिस दुनिया का खूंखार आतंकी संगठन है। 2006 में अबू बकर अल बगदादी ने इराक में इसकी शुरुआत की। आईसिस कट्टर इस्लाम को मानता है। क्रूर हत्याओं के लिए जाने जाते हैं आईसिस आतंकी। आईसिस अब तक हजारों लोगों की हत्या कर चुका है। इराक और सीरिया में इनके कई ठिकाने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आतंकी संगठनों ने अपने ही धर्म के लोगों का भी बेतहाशा खून बहाया है। इनके चलते कई देश बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं। वहीं सनातन धर्म सबका सम्मान और सबको साथ लेकर चलने वाला है। पूरी दुनिया इसका सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इसमें आतंक दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं नवाब वर्सेस देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई की। ये जो लड़ाई चल रही थी वो अब सियासी गलियारे से बाहर निकल चुकी है और पहुंच चुकी है कोर्ट की चौखट तक। और आपको बता दें कि कोर्ट की चौखट तक पहुंची कैसे है। दरअसल ये है कि जो नवाब मलिक की बेटी है यानी कि नीलोफर, उन्होंने नोटिस भेजा है, कानूनी नोटिस फडणवीस को भेजा है और साथ ही साथ माफी की मांग की है। उधर अगर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की बात करें तो उन्होंने भी नवाब को नोटिस भेजा है और साथ ही साथ ये कहा है कि 48 घंटे के भीतर माफी मांगे। नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच शुरू हुई जुबानी जंग सियासी गलियारों से निकलकर कोर्ट की चौखट तक आ पहुंची है। एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजकर माफी की मांग की है। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने नवाब मलिक को कानूनी नोटिस भेजकर मानहानि का दावा ठोका है। अमृता फडणवीस ने आरोप लगाया है कि नवाब मलिक ने कुछ तस्वीरों सहित कुछ अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण ट्वीट्स शेयर किए। आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत आपराधिक कार्यवाही सहित मानहानि का नोटिस भेजा गया। या तो बिना शर्त सार्वजनिक माफी के साथ 48 घंटे में ट्वीट हटा दें और या फिर कार्रवाई का सामना करें। हाल ही में नवाब मलिक ने अमृता फडणवीस की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो ड्रग पेडलर जयदीप राणा के साथ नजर आ रही थी। मलिक ने तस्वीर को शेयर करते हुए देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया था कि एक ड्रग पेडलर आपकी पत्नी के वीडियो का फाइनेंसर कैसे है। इस सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने 4 साल पुरानी तस्वीर इसे बताया था। ये कहता है ना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। उधर नवाब मलिक की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजकर अपने पति समीर खान पर लगाए गए आरोपों को लेकर माफी मांगने की मांग की है। नीलोफर ने नोटिस जारी कर ये कहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस माफी नहीं मांगते तो कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया जाएगा।
दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के दामाद के घर से ड्रग्स मिलने का दावा किया था। फडणवीस ने दाऊद से संबंध होने का आरोप भी लगाया था। मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है और इसी को आधार बनाकर नीलोफर ने फडणवीस को कानूनी नोटिस थमाया है। जहां एक तरफ मलिक और फडणवीस के बीच शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई कानूनी दाव पेच में उलझती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में शुरू हुई ईडी की जांच मलिक की मुसीबत बढ़ा सकती है। ईडी ने 7 जगहों पर छापेमारी की, जिसे नवाब मलिक ने सियासी रंजिश करार दिया। खबरें चल रही है कि ईडी घुस गई वक्फ बोर्ड में, नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। हमें लगता है पिछले 30-35 दिन से जो क्लीनअप अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस तरह की कार्रवाई से नवाब मलिक को डरा देंगे। आज ईडी आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक एंडोमेंट ताबूत ट्रस्ट नहीं, मैं ईडी के लोगों को 30,000 जो भी वक्फ की संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि 30,000 संस्थाओं की आप जांच करें। दरअसल वक्फ बोर्ड की जमीन अल्पसंख्यक मंत्रालय में आती है और नवाब मलिक महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री हैं। लिहाजा ईडी की शुरू हुई जांच की आंच नवाब मलिक तक पहुंच सकती है। और आइए अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस चेतावनी की, जिसके बाद इस्लामाबाद और बीजिंग में खलबली मच गई है। दरअसल ये चेतावनी पाकिस्तान और चीन की जो चालबाजियां लगातार भारत के खिलाफ जारी है, उसी चालबाजी को लेकर था। और 2 टूक रक्षा मंत्री की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर सरहद पर कोई भी हरकत हुई तो फिर अंजाम भी वैसा ही होगा। हिंद की हुंकार, सेना है तैयार। राजनाथ की दहाड़ से बीजिंग में मची खलबली। जोश में जाबाज, मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। सरहद पर पाकिस्तान और चीन की बढ़ती चालबाजी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़ ने इमरान और उसके आयरन ब्रदर शी जिनपिंग को उसकी असली जगह दिखा दी है। राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया है कि सरहद के उस पार अगर कोई हरकत हुई तो जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। सेना को पाकिस्तान और चीन की चालबाजियों से अलर्ट करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमाओं पर परिस्थितियां बेहद अस्थिर हैं। जल, थल और वायुसेना अपनी तैयारी पूरी रखे। शॉर्ट नोटिस पर किसी भी आकस्मिक जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख बीआर चौधरी और एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स की मौजूदगी में रक्षा मंत्री के दिए इस बयान से इस्लामाबाद और बीजिंग के कान खड़े हो गए हैं। एलएसी विवाद के बीच बयान से खलबली। रक्षा मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद अपने चरम पर है। सीमा पर तनाव बढ़ाकर भारत को चीन युद्ध के लिए उकसा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के मुताबिक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, सीमा पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसने काफी बढ़ा दिया। चीन को पाकिस्तान की भरपूर मदद मिल रही है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साठगांठ कोई नई बात नहीं, लेकिन बदलते हालात में सीमा पर बढ़ी सैन्य ताकत ने भारत को सतर्क कर दिया है और दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। भारत 2 मोर्चों पर जंग लड़ने को तैयार। चीन अच्छी तरह से जानता है कि यह 1962 का नहीं बल्कि 21वीं सदी का भारत है, जिसकी सेना किसी देश पर आक्रमण नहीं करती, लेकिन आक्रमणकारियों को इस लायक ही नहीं छोड़ती कि अगली बार वो ऐसी हिमाकत कर सके। इसलिए चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। चीनी सेना बड़े क्षेत्रों में नहीं घुसती है, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अमूमन ऐसे बदलाव की जानकारी देरी से मिलती है। भारतीय सेना ने चीन के साथ पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के मुताबिक भारतीय सेना 2 मोर्चों पर एक साथ निपटने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान से एक साथ टक्कर ले सकती है। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है, हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं,
नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। भारत के खिलाफ हर चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ अपने घातक हथियारों का मुंह चीन की तरफ मोड़ दिया है। ऐसे में राजनाथ सिंह का आया बयान संदेश है, सरहद पर हुई तैनाती सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि चालबाजी का जवाब देने के लिए है, जो चीन की आदत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं उस सवाल की जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि क्या ड्रग्स के रैकेट को इसके सफाई की राह में क्या सियासत जो है वो सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा रोड़ा है? आपके जो जवाब हमें मिले उनमें से 93% लोगों ने ये कहा कि हाँ ये एक सबसे बड़ी बाधा है, जबकि 7% लोगों ने कहा कि नहीं, वो इसे बाधा नहीं मानते। तो 10 में है दम के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।